आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका 7th चैप्टर। इसके पहले 1 to 6 चैप्टर तक ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 7th चैप्टर जिसका नाम है राज्य में साम्राज्य। सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है वंश। वंश क्या होता है? तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है, जैसे गुप्त वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया। इसमें बेसिकली हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। तो मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, फिर उनका बेटा बिंदुसार और फिर उन बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है। नेक्स्ट है साम्राज्य। तो साम्राज्य क्या होता है? साम्राज्य जो राज्य से बड़ा होता है, और राज्य से बड़ा होता है तो उसमें संसाधन की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है और सेनाओं की भी ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए साम्राज्यों को यहाँ पे राज्य होगा। ठीक है। राज्यों की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। नेक्स्ट है साम्राज्य में प्रशासन। तो बेसिकली इसमें हम जान रहे हैं कि साम्राज्य में कैसा प्रशासन व्यवस्था होता था। तो मौर्य जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बड़ा साम्राज्य था और इसकी स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, 2300 साल पहले। चाणक्य और कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। एक चाणक्य जो थे वो बेसिकली बुद्धिमान व्यक्ति थे जो चंद्रगुप्त की सहायता किए थे मौर्य साम्राज्य को बनाने में। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलता है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी जो कि पाटलिपुत्र हुआ करता है, और उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तो राज्य में बहुत से नगर थे जिनमें प्रमुख नगर कौन कौन सा है? जो उस साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य का राजधानी था, और उसके साथ उज्जैन और तक्षशिला। तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। जो भी मौर्य साम्राज्य का राजधानी था जो कि पाटलिपुत्र था, उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट जो थे वो सीधा नियंत्रण रखते थे, क्योंकि वो राजधानी था और वहीं से सब चीज को कंट्रोल करते थे। सम्राट राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब में नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई क्षेत्र थे। इन पर तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमार को वहां राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। प्रादेशिक जो केंद्र थे उसके बीच विस्तृत क्षेत्र थे, और इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से जो भी उन्हें संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत जो है सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। तो संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी और मोम जैसी चीजें ला कर दे। तो इसमें बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो पाटलिपुत्र जो राजधानी था मौर्य साम्राज्य का, वहां से सबको नियंत्रण किया जाता था। उसके अलावा जो प्रमुख नगर थे वो कौन से? तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र हुआ करते थे। कुछ जो भाग था वो जंगल के इलाके में आता था, और वहाँ के जो लोग थे वो काफी स्वतंत्र थे और वो लोग नजराना देते थे। मीन्स कि जब जरूरत पड़ती थी तो हाथी, लकड़ी और मोम जैसी चीजें लाकर वो लोग देखते थे, जैसे वो सुरक्षा के अनुसार। उत्तर पश्चिम में जो है कंबल और दक्षिण भारत जो है सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था, और उसे भी नजराने के रूप में लिया जाता था। बेसिकली नजराना क्या होता है? तो जहाँ पर जो कर होता है वो नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि किसान अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो फसल का 1/6 पार्ट, जिसको हमने जो पिछला वाला जो चैप्टर था उसमें डिस्कस किया था कि कर क्या होता है,
उसमें मैंने बताया था कि वो नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है। और जैसे किसान है, तो अगर वो खेती-बाड़ी कर रहे हैं, तो जो फसल है, उसका 1/6 पार्ट राजा को देना पड़ता था कर के रूप में। तो वो नियमित था, वो फिक्स था कि हम वो देना ही है। लेकिन नजराना जो होता है अनियमित रूप से जब भी संभव हो पाता है इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में जैसे प्राय ऐसे लोग से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाथी, लकड़ी, मोम जैसी चीजें हो गई। भारत हो गया, भारत में जो सोने और कीमती पत्थर प्रसिद्ध था वो हो गया, कंबल हो गया। तो ये सारी चीजें नजराना के रूप में इकट्ठा किया जाता था। मेगास्थनीज का विवरण। तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था और वो पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जब वहाँ पे रहा चंद्रगुप्त के दरबार में, तो उसने कुछ नोटिस किया और जो कुछ भी उसने देखा उसका विवरण किया। तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं कि उसने क्या विवरण दिया है। तो वो उसके अकॉर्डिंग सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में से ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिरों के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं उनकी कोई हत्या ना करने की कोशिश ना करे। और उनके खाने से पहले खास जो नौकर हुआ करते थे उनके खाने को चखते थे और वे लगातार 2 रात तक एक ही इस कमरे में नहीं सोते थे। तो ये मौर्य साम्राज्य के बारे में मेगास्थनीज का विवरण था कि जो सम्राट थे वहाँ का जब भी वो लोगों के सामने जनता के सामने जाते थे तो उस अवसर को लोग क्या करते थे, जश्न मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे और उन्हें सोने की पालकी में ले जाता था। साथ ही साथ वहाँ पे क्या होता था कि जो भी उस उनके अंगरक्षक हुआ करते थे वो सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पे सवार रहते थे। साथ ही उनको इस चीज का डर रहता था कि कोई उनकी हत्या ना कर दे और इसलिए वो खाना खाने से पहले भी उनके जो खास नौकर हुआ करते थे वो खाने को पहले चखते थे। और जो राजा हुआ करते थे वो 2 रात एक ही कमरे में कभी नहीं सोते थे। वो हमेशा बदल बदल कर कमरे सोते थे ताकि वो सेफ रह सके। उनको डर रहता था कि कोई अगर हम एक कमरे में रहें तो वो फिर कोई हमें मार ना दे। ठीक। नेक्स्ट जो वर्णन विवरण दिए हैं वो है पाटलिपुत्र के बारे में। तो पाटलिपुत्र के बारे में क्या बताया मेगास्थनीज ने। तो यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज, एक तरह से किला हम बोल सकते हैं, और 64 दीवार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसमें पत्थर की नक्काशी, कलाकृति हम बोल सकते हैं इसको, चित्र हो गया, ये सब बनाकर इसे अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के नगर के बने बसेरों से घिरा हुआ है। तो ये बताए थे मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा के बारे में। नेक्स्ट है अशोक के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अशोक, एक अनोखा सम्राट। तो अशोक जो था वो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, और क्यों थे ये हम लोग अब जानेंगे। यह एक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में। अशोक जो भी अभिलेख लिखवाते थे तो वो प्राकृत भाषा में होता था और ब्राह्मणी लिपि में होता था। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीनतम नाम है। कलिंग जो है वो उड़ीसा का प्राचीनतम नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, नफरत हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक अभिलेख अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के बाद 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। बेसिकली वो क्या अशोक जो थे वो कलिंग जो कि एक उड़ीसा का प्राचीनतम नाम है, वहाँ वो उन्हें युद्ध लड़ा और वो युद्ध को जीत भी गए। बट युद्ध में जैसा कि हम जानते ही हैं कि कोई भी युद्ध हो उसमें जान माल की हानि तो होगी ही।
तो वो देखकर, खून खराबा देखकर, हिंसा देखकर उनको युद्ध से नफरत हो गया और वे निर्णय लिए कि युद्ध हम नहीं करेंगे। उसके बाद एक उन्होंने अभिलेख लिखवाया और वो अभिलेख में कुछ इस प्रकार से उन्होंने बात कही, वो हम लोग देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि राजा बनने के लिए 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख लोग से ज़्यादा लोग मारे गए और इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? इसके बारे में वो बोले कि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है और मैंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और जो प्रकृति में धर्म होता था उसको धर्म कहा जाता था, तो वो धर्म का प्रयोग करते थे। धर्म जो है वो बेसिकली जो अभी यूज होता है वो उसको धर्म बोलते हैं, लेकिन ये धर्म का जो प्रकृत भाषा होता है वो धर्म होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली उनके अभिलेख में ये बात मिली कि वो बेसिकली वो क्या क्या कहना चाहते थे कि वो कलिंग जो कलिंग का युद्ध हुआ उसमें वो जीते भी, बट उसके बाद भी उनको युद्ध से नफरत हो गई। और क्यों हुआ? क्योंकि इतना जब भी किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बंदी बनाए जाते हैं, उसमें ब्राह्मण भी होते हैं, श्रमण भी होते हैं। और इसकी वजह से उनको दुख हुआ और उन्होंने बोला कि मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और उन्होंने फिर इसलिए यह अभिलेख लिख पाया ताकि उनके बेटे, मतलब वो अगर उनकी मृत्यु हो जाए बट फिर भी उनके बेटे और पोते कभी भी युद्ध ना करें। नेक्स्ट है अशोक का धर्म क्या था। तो अशोक के धर्म में किसी देवी देवता की पूजा अथवा किसी धार्मिक कांड की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को उपदेश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। ठीक है, तो वो बुद्ध को मानते थे। वे धर्म के नाम पर बलि को नहीं मानते थे। उन्होंने धर्म महानतम नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिला और स्तंभों पर खुदवा दिए। जो भी उनका संदेश हुआ करता था वो कोई भी शिला या शिलाओं या स्तंभों पर वो खुदवा दिया करते थे, अभिलेख लिखवा दिया करते थे। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे प्रजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भी भेजा। तो उनके जो पुत्र थे महेंद्र और जो पुत्री थी संघमित्रा, उसको भी उन लोगों को भी उन्होंने श्रीलंका भेजा। ठीक है, ताकि वो अपना संदेश पहुंचा सके। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की। ये बहुत अच्छे काम किए। जो भी इंसानियत के नाते जो काम होता था वो सारे काम वो किए। नेक्स्ट जो है वो है ब्राह्मणी लिपि। तो आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मणी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। जैसे अ की अलग अलग भाषा में लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ब्राह्मणी लिपि है। ये क को इस तरीके से लिखा जाता है, का को कुछ इस तरीके से। तो ये ब्राह्मणी लिपि है जो कि पहले अशोक जो अपना अभिलेख लिखवा देते, उत्कीर्ण करवा देते, तो वो ब्राह्मणी लिपि और प्राकृत भाषा में हुआ करती थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। तो वो क्या संदेश दिए कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है। बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी के काम के नहीं, इनके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायक है। उनके अकॉर्डिंग कि अगर जब भी वो बीमार होते हैं, बच्चों का विवाह होता है या फिर जन्म होता है या फिर कोई भी अच्छा काम होता है, तो वे लोग क्या करते हैं, तरह तरह के पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। और
वो अशोक के अकॉर्डिंग ये चीज़ जो था वो किसी काम के नहीं था। इसके अलावा अगर वो लोग कुछ दूसरी रीतियों को माने तो वो ज़्यादा फलदायी होगी। अब ये रीति क्या थी उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये अन्य प्रकार की रीति थी, जैसे कि हो गया अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और तथा श्रमणों का दान करना। नेक्स्ट था अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरों धर्म की निंदा करना। दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का पालन करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म में के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। तो जो अशोक थे उनके अकॉर्डिंग पूजा पाठ से ज्यादा अगर ये नीति को लोग अपनाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि दास के साथ हो गया, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, साथ ही बड़ों का आदर करना, जीवों को कष्ट ना पहुंचाना। जैसे कि बौद्ध धर्म को मानते थे, बुद्ध के उपदेशों को मानते थे, तो उनका भी कहना था कि जीवों पर दया करना, उनको उनको नहीं मारना, उनको कष्ट नहीं पहुंचाना, ये उनकी रीति थी। धर्म की प्रशंसा और दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करना। ठीक है, अपने धर्म की प्रशंसा करिए बट दूसरों के धर्म की भी निंदा नहीं करिए। तो ये इनकी रीति थी अशोक की। नेक्स्ट जो है वो है मौर्य साम्राज्य का पतन। तो लगभग 2200 साल पहले मौर्य समाज का पतन हो गया। इसके स्थान पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। ये साम्राज्य का पतन हुआ तो कई नए राज्य का भी उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन शासकों का शासन रहा। ठीक है, पश्चिमोत्तर या फिर उत्तर भारत के कुछ भागों में 100 साल तक लगभग हिंद यवन शासक का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर और उत्तर और पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राजा लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों ने से पराजय नहीं मिल गई। तो मौर्य साम्राज्य के बाद कौन है? हिंद यवन शासक। उसके बाद शक नामक जो शासक थे वो आए, और उसके बाद गुप्त शासक आए। ठीक है, शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। उत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग राज्य की स्थापना की। तो उत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में जो मौर्य सेना नायक थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने शुंग राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद फिर कौनों और तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 साल पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों और चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्य की स्थापना हुई। तो बेसिकली इसमें था कि मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ, तो 2200 वर्ष पहले हो गया। उसके बाद कई शासक आए, जैसे हिंद यवन शासक आए, फिर उसके बाद शक नामक शासन है, फिर उसके बाद कुषाणों की शासन है, फिर शुंग राज्य की स्थापना हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई 1700 वर्ष पहले। ठीक, तो इस तरीके से नए नए जब ये साम्राज्य का पतन हो गया मौर्य साम्राज्य का, तो उसके बाद कुछ नए नए साम्राज्य भी आए, कुछ राज्य बने, कुछ साम्राज्य बने। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला जो है पॉइंट वो है जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां अधिकारी वहां अधिकारी कर वसूलते थे। ठीक है, जहां पे सम्राटों का सीधा शासन था, जैसे पाटलिपुत्र हो गया, तो वहां पे अधिकारी कर वसूलते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। मौर्य शासकों को आवागमन के लिए महत्वपूर्ण सड़कों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेशों में रहने वाले मौर्य अधिकारियों को चुनाव संबंधी सूचना दिया करते थे। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ से आवागमन के मार्ग पर था। जैसे कि इसको पहले भी डिस्कस मैंने किया है, उज्जैन कहाँ पे था। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। चाणक्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। कलिंग उड़ीसा का प्राचीनतम नाम है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें होती है लगभग ये
जो ये लास्ट में प्रश्न और उत्तर बच जाता है उसको ऑलरेडी सॉल्व करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि मैं जितना भी क्वेश्चन होगा, हो सकता है क्लास 7 से मैं स्टार्ट करूँ कि जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को भी मैं आंसर करते जाऊँ, क्योंकि क्लास 6 में उतना नहीं दिया रहता है, बस बेसिक बेसिक चीज़ें दी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उसमें कुछ क्वेश्चन भी दिया रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन को बनाइए अपने से, तो वो सारा भी हम सॉल्व करते जाएंगे। तो अब ये जो चैप्टर है 7th चैप्टर वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो 8th चैप्टर का होगा। तब तक के लिए थैंक यू।